हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। खासतौर से जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से वीडियो डेडिकेट है, और ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स में अपना कैरियर चाहते हैं बनाना, उनके लिए डेडिकेटेड है। जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू या लेक्चरर का इंटरव्यू, PCSIS के इंटरव्यू, और ख़ासतौर से जो PhD और PhD के साथ साथ MTech के स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स में ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेट है। तो इसमें मैं सॉलिड स्टेट में बताना चाहूँगा कि आप जब प्रिपरेशंस करें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो याद रखें कि सॉलिड स्टेट बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाती है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है वो इसी फील्ड में होती है। तो इस वजह से सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट में रेफरेंस के तौर पे आप जो ग्रेजुएशन के लेवल पे अच्छे रेफरेंस पढ़ सकते हैं, जैसे मुंबईपुरी रेफरेंस है वो भी अच्छा है, और जो हमारी एस ओ पिल्लई साहब की बुक आती है सॉलिड स्टेट की, वो भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। तो ये दोनों बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ लें, साथ साथ किटल के साथ इस बुक को सपोर्ट करें, तो ये आपको निश्चित तौर से मदद देगी। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताना चाहूँगा कि आप किन किन चीज़ों को पढ़ के जाएँ जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, और जो भी मैं टॉपिक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, जो टेक्नोलॉजी डिस्कस की है, उसको जरूर देख लीजिए जब आपने प्रिपरेशन कर लिए कि क्या आप इन सब क्वेश्चनों के आंसर देने की स्थिति में हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर देने की स्थिति में, तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर से जो इंटरव्यू का हर्डल है उसे क्रैक कर जाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें याद रखें कि सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सॉलिड को हम सॉलिड स्टेट बुक क्यों कहते हैं। तो सबस्टेंस में याद रखें कि सबस्टेंस की जो फॉर्म होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड फॉर्मों में सबस्टेंस मिलते हैं उसकी स्टडीज में हम करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, और जो सॉलिड जो हमारे सबस्टेंस हैं उनकी 2 फॉर्म्स हैं। आगे पूछ सकता है कितनी फॉर्मों में मिलता है सॉलिड जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है 2 फॉर्म में मिलते हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो क्रिस्टलाइन हमारा मेन फोकस रहता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक रहती हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज सबस्टेंस के अंदर एक इंटरवल के बाद में रिपीट होती हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता प्रॉपर्टीज का, और प्रॉपर्टी रेगुलरली रिपीट नहीं होती, वो एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड की पढ़ के जाए, इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ के जाए, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो सबस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि जब हम क्रिस्टल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें यूनिक सेल और प्रिमिटिव सेल पढ़ते हैं। तो यूनिक सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में अंतर पूछता है कि यूनिक सेल किस सेल को कहते हैं, प्रिमिटिव सेल किसको कहते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों के अंतर को सुना पढ़ के जाए, यूनिक सेल और प्रिमिटिव सेल को। क्लासिफिकेशन ऑलवेज पढ़ें, क्लासिफिकेशन में 2D और 3D में दोनों में क्लासिफिकेशन पढ़ लें, और क्लासिफिकेशन के साथ में कोशिश ये करें कि जो हमारी फॉर्म में, वेरियस फॉर्मों में जो क्रिस्टल पाया जाता है, खासतौर से 3D में, उन्हें याद कर लें। और उसके अलावा उनकी जो फॉर्म है, जो हमारे 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें उनकी जो डिफरेंट फॉर्म है, कौन सा क्रिस्टल कितनी फॉर्मों में। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्मों में कौन सा क्रिस्टल पाया जाता है, तो ऑर्थोरोम्बिक हमें आंसर मार्क करना है, बताना है कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स में बताएं साइड्स और एंगल क्या क्या होते हैं। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ के जाएं, साइड्स और एंगल ये सब देख के जाएं, और एक एक एग्जाम्पल जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन को पूरा पढ़ के जाएं। उसके अलावा क्रिस्टल का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि स्ट्रक्चर्स में पूछता है सिंपल क्यूबिक, BCC हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड, उनकी प्रॉपर्टीज, और FCC स्ट्रक्चर्स। तो इनका क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज कि जो हमारी प्रिमिटिव सेल है उसमें लेटेस्ट एटम्स की संख्या कितनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, और रेडियस ऑफ एटम और लेटेस्ट कांस्टेंट में क्या रिलेशंस होता है, ये सारी प्रॉपर्टी जो डिटेल में पढ़ के जाएं, कम से कम इन 5-6 स्ट्रक्चर की, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, SCP, हेक्सागोनल पोस्टपेड और डायमंड टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें। स्ट्रक्चर फैक्टर जरूर पढ़ें, स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर का क्रिस्टल में क्या रोल है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसको जरूर पढ़ें। इंटेंसिटी जो होती है लाइंस की वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें जरूर पढ़ लें, ये भी क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। मिरर इमेजेस मैंने
टॉपिकों के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट में 3 पार्ट्स में इसको बांटा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं रेगुलरली, और एक जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। तो जिन पर कुछ भी नहीं लिखा है उनको जरूर पढ़ के जाएं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट को पढ़ के जाएं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में हमारा मिरर इंडिसेस है। मिरर इंडिसेस क्या होते हैं, मिरर इंडिसेस का क्या रोल है, क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है मिरर इंडिसेस से, इसको पढ़ के जाएं। तो मिरर इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो हमारा ब्रैग्स लॉ है उस पर क्वेश्चंस रेगुलर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ब्रैग्स लॉ क्या है, ब्रैग्स लॉ का फॉर्म पूछ लेता है, वेरियस फॉर्म में बताइए ब्रैग्स लॉ कैसे लिखा जा सकता है। जैसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की टर्म्स में डेल्टा के बराबर जी की फॉर्म में लिखा जाता है, के डैश बराबर के प्लस जी लिखा जाता है, जहाँ के डैश और स्कैटर्ड वेव वेक्टर है और के इंसिडेंट वेव वेक्टर, जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में पूरा पढ़ें। खासतौर से ब्रैग्स लॉ बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि क्रिस्टल के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ब्रैग्स लॉ से ही मिलती है। 2d sin थीटा बराबर लैम्डा से डी, जहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग थीटा ग्लांसिंग एंगल है, एन ऑर्डर है और लैम्डा वेवलेंथ है। देखें कि ब्रैग्स लॉ को कैसे अप्लाई करके हम क्रिस्टल के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रैग्स लॉ को मिरर इंडिसेस से जोड़ें, ब्रैग्स लॉ को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और डायरेक्ट जो लैटिस वेक्टर है उससे जोड़कर देखें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये 3 मेथड्स पूछे जाते हैं। जो मेथड्स में हमारा लैम्डा फिक्स रहता है, मतलब क्रिस्टल डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ल्यू मेथड, पाउडर मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स जो है ये पूछ लिए जाते हैं। इनमें भी याद रखें कि लैम्डा, और ये देखें कि लैम्डा कहाँ पे फिक्स रखते हैं, कहाँ पे थीटा फिक्स रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है। तो ब्रैग्स लॉ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, इसकी वेरियस यूजेस पढ़ के जाएं। इंटरव्यू में खासतौर से थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ें। ब्रैग्स लॉ में भी हम याद रखें कि ब्रैग्स लॉ में हम एक्स रेडिएशंस यूज करते हैं ब्रैग्स लॉ के एप्लीकेशंस में। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की जो को एक्सरेट हम करें, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से करें, इस तरीका के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो न्यूट्रॉन बीम अगर हम इम्पोज कर रहे हैं क्रिस्टल के डिटर्मिनेशंस के लिए, तो उसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या हो। तो ये सब चीज़ें करके जाएं कि जो वेरियस कर्व हैं ब्रैग्स लॉ पे उनको सबको प्लॉट करके जाएं, क्योंकि प्लॉटिंग करा लेता है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स को पूछ लेगा क्या होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स। तो इस तरीका के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, क्योंकि क्रिस्टल्स में अगर सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछे हैं एक्सपर्ट, तो जनरली यहीं से शुरू होता है, ब्रैग्स लॉ और मिरर इंडिसेस, इन पे ज़्यादा बेस इंटरव्यू चलता है। उसके साथ साथ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पढ़ें। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो डिफ्लेक्शन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कैसे देता है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमें जो मिलता है डिफ्लेक्शन में, उससे हम डायरेक्ट क्रिस्टल की प्रॉपर्टियों को कैसे पता करते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी का एफसीसी होता है, एफसीसी का जो बीसीसी होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं रेसिप्रोकल की वेरियस प्रॉपर्टी, और उन वेरियस प्रॉपर्टीज के साथ साथ डायरेक्ट क्रिस्टल को हम कैसे पता करते हैं। क्योंकि हम डिफ्लेक्शन मैप से हमें क्रिस्टल के बारे में पता करते हैं, तो हमें पहले जो मिलता है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिलता है, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को देखकर हमें डायरेक्ट की प्रॉपर्टी बतानी होती है। कौन कौन से स्पेस में लाई करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, ये भी पता रखें। तो यहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पोर्शन इसका अच्छे से करके जाए। और एक जो क्वेश्चंस इसे भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है ब्रिलियंट जोन। तो ब्रिलियंट जोन को बहुत ज़्यादा बार पूछता है। ब्रिलियंट जोन का क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रिलियंट जोन की वेरियस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ब्रिलियंट जोन क्रिस्टल डिटर्मिनेशंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और ब्रिलियंट जोन की शेप पूछ लेते हैं कि जो हमारी बीसीसी और एफसीसी में प्रिमिटिव सेल है कौन से में उसकी ब्रिलियंट जोन से किस तरीका की होगी। तो ये ब्रिलियंट जोन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जो क्वेश्चंस हैं बाइंडिंग सॉलिड में पूछे जाते हैं कि सॉलिड में कौन कौन सी बाइंडिंग पाई जाती है। तो वहाँ पे याद रखें कि आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग होती हैं। तो इन बॉन्डिंगों के बारे में छोटा छोटा एक आइडिया लेके चलें, खासतौर से कैसे पैदा होती हैं, और जो हमारी बॉन्डिंग है सॉलिड्स की वो क्रिस्टल प्रॉपर्टीज को कैसे तय करती हैं। इसमें भी खासतौर से फोकस करें आयोनिक पे, कोवेलेंट और मेटेलिक पे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बॉन्डिंग कितने तरीका की होती है, कौन सी बॉन्डिंग का क्या कारण होता है, और उनकी फिर वेरियस प्रॉपर्टी पूछ लेता है। तो ये भी इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे कोहेसिव एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग आती है कि कोहेसिव एनर्जी कैसे क्रिस्टल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कोहेसिव एनर्जी से वेरियस प्रॉपर्टी सिस्टम की कैसे पता चलती हैं। तो इसको भी पढ़ के जाएं। मोनोएटॉमिक डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन सॉल्वेंट पढ़ें। मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन में ओमेगा के रिलेशंस
डिस्पर्सिव रिलेशंस बेसिकली पूछता है वीपीवीजी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके कर्व कैसे आते हैं। कर्व पे खास तौर से फोकस करें क्योंकि कर्व प्लॉटिंग जनरली आजकल पूछी जाती है। हमसे मोनो एटॉमिक में पूछेगा ओमेगा के रिलेशन बताएं और फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के वेरियस कर्व बताएं किस तरीका से प्लॉट होते हैं, और बताएं कि इससे हमें जो सिस्टम के बारे में, जो क्रिस्टल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन कैरेक्टरिस्टिक से बता सकते हैं। तो इस तरीका के पूछते हैं। डायटोमिक में एकॉस्टिकल, ऑप्टिकल, फोनोन ब्रांचेज पे लगातार इंटरव्यू में डिस्कशन चलता है। एकॉस्टिक और उसके अलावा जो हमारा फॉरवर्जन गैप है उसको पूछता है। ओमेगा के रिलेशंस के साथ में कर्व, वेरियस कर्व प्लेस कराता है एकॉस्टिकल, ऑप्टिकल के। तो इसको ध्यान से पढ़ के जाए, ये इंपॉर्टेंट है। खास तौर से डायटोमिक, लेटेस और ब्रांचेज, तो ब्रांचेज को जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और ये भी याद रखें कि प्रिमिटिव सेल बताता है, फिर पूछता है कि प्रिमिटिव सेल की तादाद 1D केस है, P है, अगर नंबर ऑफ एटम्स तो एकॉस्टिकल कितनी होंगी, ऑप्टिकल ब्रांचेज कितनी होंगी, एकॉस्टिकल ब्रांच को एकॉस्टिकल क्यों कहते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच को ऑप्टिकल क्यों कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, महत्वपूर्ण है। जो आगे मैंने बताया फोनोन लगातार पूछता है, इंटरव्यू में आप जाएंगे पूछेंगे फोनोन क्या होते हैं। तो लेटेस्ट का जो क्वांटा है, लेटेस्ट वाइब्रेशन का फोनोन होता है, उसकी वेरियस प्रॉपर्टी पढ़ के जाएं और फोटोन और फोनोन की कंपेरिजन करके जाएं। फोनोन का सिग्निफिकेंस पूछता है, फोनोन रियल मोमेंटम कैरी नहीं करता, किस तरीका से आप इसे एक्सप्लेन करते हैं। फोनोन और फोटोन में बेसिकली क्या क्या मूलभूत अंतर होते हैं, और हमें फोनोन के बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए तो कहाँ पे हम इसे यूज कर रहे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। तो फोनोन अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने रखा है फर्मी एनर्जी को। फर्मी एनर्जी के फॉर्मूले पढ़ के जाएं। फर्मी एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट T = 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी के साथ साथ फर्मी मोमेंटम, फर्मी वेवलेंथ, ये सब चीज पढ़ के जाएं। फर्मी टेम्परेचर्स ये पढ़ें। 1D, 2D और 3D में एवरेज एनर्जी, फर्मी एनर्जी में क्या रिलेशंस होता है, गैस के स्टेट्स से हम किस तरीका से फर्मी एनर्जी, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें पढ़ के जाएं। तो ये महत्वपूर्ण है। फर्मी एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाईएस्ट फर्मी एनर्जी किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, ये सब चीजें जरूर पढ़ के जाएं। तो इंपॉर्टेंट है, फर्मी एनर्जी को भी मैंने इंपॉर्टेंट उसमें रखा है। उसके अलावा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट हीट पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट हीट है वो टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशंस जो कर्व है वो बताएं, क्या रिलेशंस होता है। जैसे CV का जो फॉर्मूला होता है π²/2 kT/EF फर्मी एनर्जी इनटू R, ये जो फॉर्मूला है इस पर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक फर्मी एनर्जी पे कैसे निर्भर करती है। जैसे वहाँ पूछेगा फर्मी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक क्या होगा, ज़्यादा होगी या कम होगी, या क्यों ऐसा पूछ लेगा कि CV 1/EF पे निर्भर कर रहा है तो फर्मी एनर्जी के बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक कम क्यों हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सोच के चलें क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पोर्शन पर भी पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। तो इसकी पूरी कंसेप्ट को पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारा लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है उसकी 3 थ्योरीज हैं, उन पर लगातार क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ मेंशन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है डिवाइड थ्योरी, खासतौर से इस पर फोकस करके जाएं कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट है लेटेस्ट की वो टेम्परेचर पे T³ के प्रोपोर्शनल होती है। लो टेम्परेचर पे, हाई पे जो है, हाई टेम्परेचर पे CV है, CVE तो T के प्रोपोर्शनल चलती है और लेटेस्ट के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो 3R हो जाता है टेम्परेचर पे। तो तीनों थ्योरी पढ़ें, डिवाइड थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी और ड्यूलिंग पैकेट लॉ। ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट है। तो आइंस्टीन थ्योरी में क्या कमियां थी, डिवाइड थ्योरी में क्या कमी थी और डिवाइड थ्योरी में अब क्या कमियां रह गई हैं, ड्यूलिंग पैकेट लॉ में क्या कमियां थी, ड्यूलिंग पैकेट लॉ को से हम आइंस्टीन थ्योरी को अप्लाई करके किस तरीका से अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक किन चीज़ों पर निर्भर करती है। इनके वेरियस कर्व प्लॉटिंग पर काम करके जाए। और डिवाइड थ्योरी में याद करें कि जो हमारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोर्ड हैं वो किस तरीका से डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ ये भी याद रखें, इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वो हो जाती है डिवाइड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और डेंसिटी ऑफ स्टेट और फ्रीक्वेंसी के जो कर्व हैं उनको करके जाएं। कर्व पर खासतौर से फोकस रखें। मैं खासतौर से कहना चाहूँगा कि कर्वों पर बहुत ही काम करें क्योंकि कर्व ड्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा कराई जाती है। तो इनके सारे कर्वों को देखें और सदा याद रखें कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट में एक चीज़ सदा याद रखें, किसी थ्योरी की सक्सेस कितनी रही है और उसकी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या रही है, मीन्स उसमें क्या क्या कमियां अभी हैं और किस तरीका से उन कमियों को दूर किया जा सकता है या किया गया है। इन पर जरूर काम करके जाए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वीटमैन फ्रेंच लॉ पढ़ के जाए कि जो हमारा अच्छे कंडक्टर हैं, जो हमारी मेटल्स हैं
वो अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो अच्छे थर्मल कंडक्टर होते हैं। K अपॉन सिग्मा टी की वैल्यू कांस्टेंट होती है लॉरेंज नंबर के बराबर। तो इस पर पूछ लेता है कि वीलमैन फैन लॉ क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या किन फैक्टरों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेसिस्टिविटी का एक टर्म सदा याद करके जाए मेटल्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर का खास तौर से, और ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करें कि रेसिस्टिविटी मेटल्स के केस के अंदर टेम्परेचर के हिसाब से क्यों बढ़ती है या क्यों बढ़ती है। ये मीन्स घटना बढ़ना हमें देखना है कि मेटल की रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है। सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है, मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर क्यों लगते हैं और इंसुलेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बैंड गैप से उसको जोड़कर देखने का प्रयास करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कर्व पर खास तौर से काम करें। एक दो तीन क्वेश्चन जो मैं सबसे महत्वपूर्ण गिनना चाहूँगा, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा सॉलिड में, वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को पढ़ के जाएं कि सॉलिड्स के अंदर बैंड कैसे बनते हैं और जो हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं उनकी बैंड जो थ्योरी है उसके पढ़ने के बाद में किस तरीका से हम बता पाते हैं कि सब्सटेंस जो है वो सेमीकंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या हमारा कंडक्टर होगा। तो बैंड गैप थ्योरी को पढ़ के जाएं, पूरी बैंड थ्योरी को पढ़ के जाएं, बैंड थ्योरी के साथ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। बैंड जो हमारे बैंड्स हैं वो क्यों बैंड का फॉर्मेशन होता है उसको पढ़ के जाएं और उनके जो वेरियस कर्व हैं बैंड के थ्योरी के, जैसे सोडियम के लिए प्लॉटिंग कर्व हैं, उनको खास तौर से पढ़ के जाएं, उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। उसके अलावा जो बैंड थ्योरी फॉर्मेशन और वैलेंस बैंड के कर्व हैं उनके बीच में एनर्जी गैप के ऑर्डर पढ़ के जाएं कि कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है वैलेंस कंडक्शन की, तो ओवरलैपिंग कर्वों को देखें कैसे प्लॉट करेंगे। उसके अलावा जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें बैंड गैप का ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके आसपास होता है, और जो हमारे गैप उसमें गैप का सदा ध्यान रखें, गैप पूछ लेता है। जो जर्मेनियम सिलिकॉन है उसके लिए बैंड गैप की वैल्यू पूछ लेता है। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उसमें बैंड गैप का ऑर्डर क्या होता है वो भी डिस्कस होता है। तो बैंड थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। ब्लॉच थ्योरम जो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर जो पोटेंशियल है जब वो पीरियोडिक होता है तो उसका वेव फंक्शन है, उसके अंदर भी एक टर्म्स ऐसी होती है जो हमारी पीरियोडिक रहती है। तो V जब V पोटेंशियल अपने आप को रिपीट करता है पीरियोडिसिटी ए के बाद में V x प्लस माइनस एन ए के साथ, तो जो साई है वेव फंक्शन उसमें e की पावर i के x u के x होता है और u के x जो टर्म होती है वो पीरियोडिक रहती है। तो ब्लॉच थ्योरम पूछता है ब्लॉच थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है और ब्लॉच थ्योरम के किस तरीका से एप्लीकेशंस करके हम क्रोनिग-पेनी मॉडल के अंदर बैंड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे तीन टॉपिक्स जो है सॉलिड स्टेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मैं कहना चाहूँगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ब्लॉच थ्योरम और क्रोनिग-पेनी मॉडल। तो लगातार ये इंटरव्यू में डिस्कस होते हैं तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, एक एक चीज पढ़ के जाए, एक एक लाइन पढ़ के जाए और कर्व ट्रेसिंग करके जाए। क्रोनिग-पेनी मॉडल के अंदर जो बहुत लंबा मैथमेटिक्स है उसको स्किप कर जाए, लेकिन जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस जब अप्लाई हम करते हैं और ब्लॉच थ्योरम अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करना सीख लें। उसके बाद में जो कर्व ट्रेसिंग आती है लास्ट में उसकी कर्व ट्रेसिंग देखें और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का प्रयास करें। तो यहाँ से हमें निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। और बैरियर स्ट्रेंथ कंसेप्ट को जरूर पढ़ के जाए कि बैरियर स्ट्रेंथ किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। एक जो सॉलिड का अच्छा क्वेश्चन है वो है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको पढ़ें। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो कैसे डिफर होता है जो नॉर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे। साथ साथ के कब जो हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी कब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखें और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने का प्रयास करें कि वो पूछेगा इंटरव्यू में कि भाई आप जो हमारा नेगेटिव इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो फिजिकल मीनिंग पर खास तौर से काम करें। सभी की फिजिक्स में एक कोशिश याद रखें कि हर जो फिनोमेना होता है उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, मीन्स उसकी एक फिजिक्स होती है जो मैथमेटिक्स से थोड़ी अलग होती है, उसे सर्च करने का प्रयास करें और वही आपको इंटरव्यू में एग्जामिनर सुनना चाहता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कर्व हैं सभी के मैं प्लॉटिंग करके देखें ब्लॉच थ्योरम पे के जो एप्लीकेशन हैं क्रोनिग-पेनी मॉडल में इसके कर्व, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के कर्व, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के कर्व, उसके अलावा जो हमारे डबाई थ्योरी आइंस्टीन थ्योरी के जो वेरियस कर्व है खासतौर से सी बी और टी के जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट होती है और टेम्परेचर। खासतौर से याद रखें कि टेम्परेचर के इम्पैक्ट को हमें देखना होता है वेरियस प्रॉपर्टी पे, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है हम असर देखें। साथ साथ ये याद रखें कि अगर हमारा पोटेंशियल वी एक्स स्क्वायर अगर वी एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है
तो जो कम्प्लीटली अच्छा सॉलिड होता है। और अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब पर निर्भर करता है तो एनामोलियस बिहेवियर शुरू हो जाता है, एनहार्मोनिसिटी पैदा हो जाती है। उसके अलावा अगर एक्स फोर तक पोटेंशियल जाता है तो सॉफ्टनिंग हो जाती है वाइब्रेशन की लार्ज एम्पलीट्यूड पे। तो पूछता है कि वी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स फोर पर निर्भर करता है, उसका क्या मतलब होता है। और एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू जो एवरेज होता है, अगर वो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो एक्सपेक्टेशन एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स फोर पर निर्भर करता है तो एक्सपेक्टेशन एक्स टेम्परेचर का फंक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों पर भी खास तौर से ध्यान करके जाएं कि एनहार्मोनिसिटी का मतलब क्या है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो लेकिस का जो एटम है वो पीरियोडिकली रिपीट करता है अपनी पोजीशन को, उसके हिसाब क्या करता है एक पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ज़्यादा आगे तक जाना शुरू कर देता है। तो उस कंसेप्ट को पूरा पढ़ के जाए तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो ये हमारी जनरल फिजिक्स थी। दो टॉपिक्स जो लगातार इंटरव्यू में 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनमें एक सुपर कंडक्टिविटी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर और पूरी इंडिया में जो बहुत ज़्यादा रिसर्च इस फील्ड में हुई है सुपर कंडक्टिविटी में। तो जाने कि कैबेली-बोन्स ने सुपर कंडक्टिविटी कैसे खोजी, तो वेरियस उसके कर्व देखें, तो किस सब्सटेंस के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी खोजी गई, कब खोजी गई, ये सब चीज़ें पढ़ें। उसके अलावा बीसीएस थ्योरी को पूरा पढ़ के जाए। बार्डियन कूपर सिपर थ्योरी किस तरीका से एक्सप्लेन करती है, कब इन्हें नोबेल प्राइज मिला, कैबेली-बोन्स को नोबेल प्राइज कब मिला, सुपर कंडक्टिविटी में कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, कौन से ईयर में मिला है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब पढ़ के जाएँ। फर्स्ट लंदन इक्वेशन, सेकंड लंदन इक्वेशंस ये पढ़ के जाएँ। लंदन ब्रदर्स का कंट्रीब्यूशंस और कैसे लंदन इक्वेशंस जो है वो बताती हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है तब भी एक परसिस्टेंट करंट फ्लो करती रहती है। परसिस्टेंट करंट क्या होती है ये पढ़ के जाएँ। कूपर पेयर पढ़ के जाएँ। कूपर पेयर क्या होता है, कूपर पेयर का टेम्परेचर पर से कैसे कूपर पेयर कम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है, कूपर पेयर की वेरियस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है इंटरव्यू में कूपर पेयर की पूछता है कि कूपर पेयर का कन्फर्मेशन जो सेप्सन इफेक्ट से कैसा आता है, या कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो कूपर पेयर को कन्फर्म करता है, क्वांटम टनलिंग क्या होती है, ग्रेवर का क्या इम्पैक्ट रहा है, वो सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो सुपर कंडक्टिविटी को थोरोली पढ़ें, पूरा पढ़ें, और एसओ पिल्लई का जो रेफरेंस है उससे पढ़ें पूरा डिटेल में। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी पढ़ें, फ्लैक्सोइड क्या होता है उसको पढ़ें, कोरेंस डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ कैसे होती हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो सुपर कंडक्टर है वो क्या होते हैं, अगर टाइप फर्स्ट है तो कोरेंस लेंथ और पेनिट्रेशन डेप्थ में क्या रिलेशन होगा, ये सब याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ पर क्वेश्चन पूछता है, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। साथ साथ पूछता है सुपर इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करते हैं, तो उनके जो रिलेशंस हैं उनको सबको याद रखें। बहुत ही ज़्यादा समय इस टॉपिक में गुजारें। आइसोटोप इफेक्ट पढ़ें, जोसेफ्सन इफेक्ट पढ़ें, डीसी-एसी जोसेफ्सन इफेक्ट पढ़ें, उसके वेरियस कर्वों को प्लॉट करना सीखें। लगातार पूछा जाता है जोसेफ्सन इफेक्ट इंटरव्यू में। उसके अलावा जो वेरियस प्रॉपर्टी हैं, टेम्परेचर जब चेंज होता है एक सब्सटेंस नॉर्मल सब्सटेंस से सुपर कंडक्टर में चेंज होता है तो प्रॉपर्टीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ के जाएँ। ये लगातार डिस्कस होता है इंटरव्यू में। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर पढ़ के जाएँ कि कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी आजकल शो कर रहे हैं, और हम कितने टेम्परेचर तक आज की डेट में सुपर कंडक्टर हमारा कहाँ तक हम अचीव कर पाएँ। क्योंकि रूम टेम्परेचर तक अगर जो सुपर कंडक्टिविटी अगर हम ले पाए तो निश्चित तौर से हमें नोबेल प्राइज मिल जाएगा और पूरी दुनिया में हमारा बहुत बड़ा नाम भी होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंस सर्च नहीं कर पाए जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता हो। अभी भी ये रूम टेम्परेचर फिनोमेना बना हुआ है। तो आप पढ़ें कि हाई टेम्परेचर कौन से सब्सटेंस हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, कुछ लेटेस्ट डाटा जो है वो पढ़ के जाए। ये हमारी सुपर कंडक्टिविटी में आइसोटोप इफेक्ट ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो इन सब चीज़ों को पढ़ें, सुपर कंडक्टिविटी को थोरोली पढ़ कर जाएँ। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपर कंडक्टिविटी जो है डिस्कस करते हैं इंटरव्यू में। उसके अलावा मैग्नेटिज्म पढ़ के जाएँ, मैग्नेटिज्म क्या है और किस तरीका से मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करते हैं, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सब्सटेंसों के नाम पूछ लेता है, कुछ सब्सटेंस बताएं, पैरा, फेरो, टाई, इनके नाम पूछ लेता है। टेम्परेचर का क्या असर पड़ रहा होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं तो पैरा पर क्या असर पड़ेगा, फेरो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सब्सटेंस की वेरियस फॉर्म क्या होती हैं, पैरा, डाई, फेरो, एंटी फेरो, फेराइड, इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज, इनके एक्सप्लेन करने की वेरियस प्रॉपर्टीज, और खास तौर से फेरोमैग्नेटिज्म पर खास तौर से पढ़ के जाएँ। और ये क्वेश्चंस जो है लगातार पूछता है।
और पूछता है कोर्सिविटी क्या होती है, हाई स्ट्रेसेस क्या होता है, और जब हम कर्व खींचते हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में तो उसकी शेप क्या आती है। ये सब क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म पर बहुत काम करें, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेराइट, इन पूरे को पढ़ लें, सबकी थ्योरी पढ़ लें और वेरियस कर्वों को ड्रॉ करने का प्रयास करें। खास तौर से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टी के कर्व हैं उन पर खास तौर से काम करें। जाई और टी पर किस तरीका से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से, और जाई और टी के साथ कर्व और जाई और 1/t के साथ जो कर्व हैं उनको सबको प्लॉट करके लेके जाएं। कुछ सबस्टेंसेजों की टेबल बना लें, वेरियस प्रॉपर्टियों का कंपेरिजन कर जाएं, तो ये आपके लिए निश्चित तौर से लाभ देगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे फील्ड हैं, मतलब कहीं बहुत सारी लैब ऐसी हैं जहाँ पर मैग्नेटिज्म पर काम होता है, तो मैग्नेटिज्म में एक्सपर्ट होते हैं तो इस तरीका के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो थोड़ा पढ़ें इस टॉपिक को भी। क्रिस्टल के अंदर जो वेरियस डिफेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ें, कितने तरीका के डिफेक्ट्स होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, है ना, डिसलोकेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लें। उसके अलावा फ्रैंकल और शॉर्टकी इफेक्ट्स को जरूर पढ़ के जाएँ, उनमें दोनों में क्या अंतर होता है फ्रैंकल और शॉर्टकी इफेक्ट में, इसको पूरा पढ़ के जाएँ। तो ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये हैं जिन्हें हम पढ़ के सॉल्व स्टेप में, मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी रेज किए हैं कि अगर आप इन सब क्वेश्चनों का जवाब इंटरव्यू बोर्ड में देंगे तो आप निश्चित तौर से कामयाब होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उनकी तरफ मेरा इशारा था। एक एक कंसेप्ट में पूरा नहीं बता पाया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो उसके चलते बनती, तो अब मेरा इशारा केवल इतना था कि आप इन चीज़ों पर पढ़ के जाएँ। टर्म से जैसे इसका छोटी छोटी टर्मोलॉजी जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है उसको निश्चित तौर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि पूछ लेता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इस तरीका के क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। तो आप जब पूरी सब चीज़ों को थोरली पढ़ के जाएंगे, सब कंसेप्टों को पढ़ के जाएंगे, कर्व आपको प्लॉट करने आएंगे, तो आपके लिए निश्चित तौर से राहें खुल जाएंगी और आप इंटरव्यू में निश्चित तौर से कामयाब होंगे। तो ये इन्हीं आशीष वचनों के साथ के जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे साथ लगे हुए पीछे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किए हैं, वो वेरियस इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, और चाहे वो पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो एमटेक का, और चाहे वो पीसीएस आईएएस और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, सभी के लिए यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इनको एक्सप्लेन कर लें और इनको सब चीज़ों को पढ़ जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि आप चाहे जो भी इंटरव्यू दें उसमें आप निश्चित तौर से सफल होंगे। तो सॉलिड के लिए ये मेरी स्ट्रेटजी थी इंटरव्यू के लिए कि आप किन किन चीज़ों को पढ़ के इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मेरा कहना है कि जो मेरा ये कंटेंट है इसको मेरी सभी बच्चों से आग्रह है कि वो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे जो मैं मेहनत करता हूं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। ये सभी वीडियो फिजिक्स कम्युनिटी को डेडिकेट है। ये वाली वीडियो मेरी खास तौर से फिजिक्स के उन बच्चों के लिए डेडिकेट है जो इस सब्जेक्ट में अपना वंडरफुल कैरियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।